स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जंतु उत्तक के बारे में। जंतु उत्तक कौन से होते हैं? जैसे हमने पादप उत्तक के बारे में पढ़ा था कि वो उत्तक, उन कोशिकाओं से बने हुए उत्तक जो पौधों के अंदर पाए जाते हैं उनको पादप उत्तक कहते हैं, और वे उत्तक जो जंतुओं में पाए जाते हैं उनको जंतु उत्तक कहते हैं। यानी जंतु कोशिकाओं से बने उत्तकों को जंतु उत्तक कहते हैं। जंतु उत्तक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: एपिथीलियमी उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथीलियमी उत्तक के लिए। एपिथीलियमी उत्तक कौन से होते हैं? एपिथीलियमी उत्तक मोस्टली जो आउटर लाइनिंग होती है किसी भी अंग की, सबसे बाहरी परत जो होती है उसे वो बनाती है एपिथीलियमी उत्तक। यानी बाहरी परत की जो कोशिकाएं हैं वो एपिथीलियमी उत्तक का निर्माण करती है। जंतुओं के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को एपिथीलियमी उत्तक कहते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी के अस्तर, फेफड़ों की कुपिका आदि सभी एपिथीलियमी उत्तक से बने होते हैं। हमारी जो त्वचा है, जो हमारे शरीर की सबसे बाहरी परत है, वो एपिथीलियमी उत्तक की बनी है। मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कुपिकाएं, ये इन सब का जो आंतरिक अस्तर होता है, जो ल्यूमन, इनके अंदर जो गुहिका होती है, उस गुहिका में जो गुहिका की तरफ जो आंतरिक अस्तर है, जो उस जैसे हम आहार नली की बात करें तो आहार नली की अंदर की तरफ सबसे बाह्य परत हो गई, वो किससे बनी होती है? एपिथीलियमी उत्तक से। एपिथीलियमी उत्तक के कार्य क्या होते हैं? मुख्य कार्य इनका प्रोटेक्शन होता है। जैसे आप अपनी त्वचा को देख सकते हैं कि आपकी त्वचा जो है सबसे बाहरी, आपकी शरीर की सबसे बाहरी परत है और आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रही है बाह्य वातावरण से, जो रोगाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनकी एंट्री से, कि वो हमारे शरीर में एंटर ना कर जाए। तो मुख्य कार्य इनका क्या होता है? प्रोटेक्शन देना। ये शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। गुहिकाएं यानी कि कैविटीज़, जैसे आहार नली के अंदर, जैसे हम अपने आमाशय की बात करें तो आमाशय क्या है? एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर से खाली है, जिसके अंदर हमारा भोजन जाता है, और जब हमारा भोजन वहाँ पहुँचता है तो पाचक एंजाइम आते हैं, वो भोजन के साथ मिक्स होकर के भोजन का पाचन करते हैं। तो यानी कि वो अंदर से खाली है, तो उनको हम हमारे शरीर के अंदर की गुहिका कहते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे अंगों में गुहिका है, पूरी आहार नाल में गुहिका है, हमारी आंतों में भी गुहिकाएँ हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें गुहिकाएं कहते हैं। और इन गुहिकाओं का जो आंतरिक अस्तर होता है वो किससे बना होता है? एपिथीलियमी उत्तक से। ये अनवरत यानी कि एक कंटिन्यूअस परत का निर्माण करते हैं। कंटिन्यूअस यानी कि इनके बीच में कोई ब्रेक नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे आप अपनी स्किन को देख सकते हैं, बीच बीच में ब्रेक्स नहीं है ना, एक कंटिन्यूअस परत बनी हुई है। कंटिन्यूअस परत क्यों होती है? ताकि ये प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान कर सकें। ये बाहरी वातावरण व शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाहरी वातावरण और हमारे शरीर के बीच में जो पदार्थों का आदान प्रदान है, जैसे कि हमारी स्किन जो है, ये हमारे शरीर से व्यर्थ पदार्थों को, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो व्यर्थ लवण है, उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। तो ये आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुण क्या होते हैं एपिथीलियमी उत्तक के? एपिथीलियमी उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है, जिनके बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। शरीर में प्रवेश करने वाला या शरीर से बाहर निकलने वाले पदार्थ एपिथीलियम की किसी परत से होकर के गुजरते हैं। हमारे शरीर में कोई भी पदार्थ एंटर करता है या शरीर से बाहर निकलता है तो एपिथीलियम की कोई ना कोई परत उसको क्रॉस करनी पड़ती है। जैसे हम आहार नाल की बात करें तो जो भोजन अंदर एंटर किया है, वो पाचन के बाद जो पोषक तत्व हमारे रक्त में अवशोषित होते हैं, उससे पहले जो हमारी आंतें हैं, आंतों की जो एपिथीलियमी उत्तक है, उसको क्रॉस करके ही वो हमारे रक्त में प्रवेश कर सकते हैं। तो कोई भी पदार्थ बाहर से अंदर प्रवेश कर रहा हो या अंदर से बाहर जाना हो, तो वो किसी न किसी एपिथीलियम की लेयर को क्रॉस करके ही ऐसा कर सकते हैं। यानी कि ये एपिथीलियम उत्तक मुख्य है पदार्थों के आदान प्रदान के लिए। विभिन्न एपिथीलियमी उत्तकों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। जैसे अलग अलग एपिथीलियम, जैसे स्किन की संरचना अलग है, अंदर आमाशय के अंदर जो एपिथीलियम पाया जाता है उसकी संरचना अलग है। तो इन अलग अलग एपिथीलियम की संरचना अलग अलग होती है। इसके आधार पर एपिथीलियम जो है, ये उत्तक हमारे विभिन्न प्रकार के हैं। हम इनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से हैं ये हमारे हैं। सबसे पहले आता है सरल शल्की एपिथीलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। क्या होता है ये? सरल शल्की एपिथीलियम कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कुपिका, जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। जैसे कुपिका कोश में गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, या रक्त नलिकाओं के अस्तर में, जहाँ पे पदार्थ, जैसे व्यर्थ पदार्थ जो है वो रक्त के अंदर आते हैं ताकि फेफड़ों तक ले जाए जा सकें, और जो पोषक पदार्थ हैं वो रक्त के अंदर आते हैं ताकि शरीर की बाकी कोशिकाओं तक पहुँचाए जा सकें। तो ये सारे काम जहाँ
वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, यानी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होगा ये काम कि भाई कहाँ आवश्यकता है उन पदार्थों को आने जाने दिया जाए। जैसे हमने कोशिका वाले पार्ट में पढ़ा था, तो वहाँ पर कोशिकाएं जो हैं वो चपटी एपिथेलियमी कोशिकाएं होती है। उस एपिथेलियम में चपटी एपिथेलियमी कोशिकाएं होती हैं। नॉर्मली एक ही लेयर होती है कोशिकाओं की, यानी एक सिंगल परत द्वारा बने होते हैं ये एपिथेलियमी ऊतक, और इनकी कोशिका झिल्ली जो है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली वाली बनी होती है। पतली चपटी कोशिकाएं होती हैं जो पदार्थों का आदान प्रदान इजीली होने दे। जैसे ये कहाँ पाए जाते हैं, आहार नाल व मुख के स्तर में। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्तरित शल्की एपिथेलियम में। स्तरित शल्की एपिथेलियम, जिसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं, ये त्वचा की कोशिकाएं कटने या फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। जैसे आपने अपनी त्वचा देखी ना, त्वचा एक एपिथेलियम ऊतक है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ सिंगल लेयर की नहीं बनी है, एक ही परत नहीं होती कोशिकाओं की कई परतें होती है ऊपर नीचे, ताकि कोई टूट फूट, कभी कोशिकाएं कोई एक आधी कोशिकाएं मृत हो जाएं तो कोई टूट फूट कट न आए त्वचा में जिससे कि हमें नुकसान हो। तो इसलिए ये कोशिकाएं जो है कई परतों में टूट फूट व कटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसीलिए इन्हें स्तरित, क्योंकि कई स्तरों में होती हैं कोशिकाएं, कई स्तरों में अरेंज्ड होती है, इसलिए इनको स्तरित शल्की एपिथेलियम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्तंभाकार पक्षमाभी एपिथेलियम, जिसको कॉलमनार एपिथेलियम कहते हैं। स्तंभ यानी जैसे खंभा जैसे संरचना होती है उसको स्तंभ बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हिंदी में पढ़ा होगा कि खंभा और स्तंभ दोनों पर्यायवाची हैं। तो इसकी जो कोशिकाएं हैं वो लंबी होती हैं, जैसे स्तंभ होता है उस प्रकार से, जहां अवशोषण व श्रावण का कार्य होता है। या तो पदार्थों का अवशोषण हो रहा है या किसी पदार्थ का, जैसे पाचक एंजाइम या हार्मोन का श्रावण हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, वहां पर ये कोशिकाएं मिलती हैं। जैसे आंत के भीतरी स्तर पर ये लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इन्हें हम स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं, स्तंभ की जैसे संरचना होने के कारण। ये स्तंभाकार कोशिकाएं एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करती है कि इनमें से जो पदार्थ है वो आर पार हो सके। ये कहाँ कहाँ मिलती है, जैसे श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम, अच्छा ये हम यहाँ एक कहाँ मिलती हैं, ये आंत के भीतरी स्तर पर। हम यहाँ एक और प्रकार के स्तंभाकार एपिथेलियम के बारे में बताएंगे, वो है आपका सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, जिस कहाँ मिलता है, श्वास नली में। श्वास नली में क्या होता है, ये स्तंभाकार एपिथेलियम होता है जिसकी कोशिकाओं के ऊपर छोटी छोटी बाल जैसी संरचनाएं मिलती हैं, जिनको सीलिया कहते हैं, पक्षमाभ कहते हैं। इसलिए वहाँ जो स्तंभाकार मिलता है, श्वास नली में जो स्तंभाकार एपिथेलियम होता है, वो सीलिया की प्रेजेंस के कारण उसको क्या बोलते हैं, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये पक्षमाप क्या करते हैं, ये पक्षमाप गति कर सकते हैं, टू एंड फ्रो, आगे पीछे की तरफ गति कर सकते हैं। तो इनकी गति के कारण जो श्वास नली है वो उस पर जो श्लेष्मा होता है, जिसमें वायु के साथ आने वाले धूल कण वगैरह जम जाते हैं, उनको साफ करने में मदद करती है। सीलिया जो है वो उनको साफ करने में मदद करता है, ताकि श्वास नली जो है वो साफ रहे और हमको सांस लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और हमें कोई इन्फेक्शन भी ना हो। तो ये कहाँ मिलता है, हमारे श्वास नली में। उसके बाद हम आते हैं घनाकार एपिथेलियम। घनाकार क्यूबॉइडल एपिथेलियम, आपने मैथ में घन आकृति के बारे में पढ़ा होगा। तो घनाकार एपिथेलियम में जो कोशिकाएं पाई जाती है उनकी शेप घन जैसी होती है। इनकी कोशिकाएं घनाकार होती हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, घनाकार एपिथेलियम। ये एपिथेलियमी कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिका के रूप में होती है, जो एपिथेलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का श्रावण का कार्य करती है। मतलब घनाकार एपिथेलियम में जो कोशिकाएं मिलती है वो ग्रंथियों की तरह कार्य करती है, जो कोई ना कोई पदार्थ का सिक्रीशन करती है, श्रावण करती है। घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली, लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करती है। लार ग्रंथि जो हमारे मुंह में पाई जाती है, उसकी जो नलिकाएं होती है, वहाँ पर घनाकार एपिथेलियम मिलता है, जो लार ग्रंथि के सिक्रीशन को हमारे मुंह तक लेकर के आती है। वृक्कीय नली हमारी किडनी को सप्लाई करने वाली नली, वहाँ पर भी घनाकार एपिथेलियम पाया जाता है। ये यहाँ जहाँ यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है, क्योंकि उन नलियों की मेन संरचना इस घनाकार एपिथेलियम की वजह से बनी होती है, इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। ग्रंथिल एपिथेलियम, जिसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि इसकी ज़्यादातर कोशिकाएं ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। ग्रंथिल एपिथेलियम में ज़्यादातर कोशिकाएं किसके प्रकार भांति कार्य करती है, ग्रंथियों की तरह, जिसका मुख्य काम क्या होता है, श्रावण का।
जो बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं एक साथ मिलकर के एक सिक्रीशन करती हैं, तो उसे बहुकोशिकीय ग्रंथि कहते हैं। और ये बहुकोशिकीय ग्रंथि का कार्य करती है और सिक्रीशन, एंजाइम्स और हार्मोन के सिक्रीशन यानी पदार्थों के स्रावण का कार्य करती है। तो ये थे हमारे घनाकार एपिथीलियम। अब आप देखिए यहाँ इनके चित्र देखिए। सबसे पहले हमने स्क्वेमस एपिथीलियम, शल की एपिथीलियम जो बताया था कि वो एक ही परत का बना होता है। यहाँ आप देखेंगे कि इस चित्र के अंदर कोशिकाएं एक ही परत में अरेंज हैं। ये आपका शल की एपिथीलियम है, जिसको स्क्वेमस एपिथीलियम कहते हैं। दूसरा हमने जिक्र किया था हमारी स्किन में पाए जाने वाले स्तरित शल की एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, जिसमें कोशिकाएं कई परतों में अरेंज होती है। देखेंगे आप यहाँ पे कई परतें आपको दिखाई देंगी। ये पहली परत है, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी, यानी कि कई लेयर्स में जब अरेंज होती है कोशिकाएं तो वो स्तरित शल की एपिथीलियम का निर्माण करती है, जैसे हमारी त्वचा में पाया जाता है। क्योंकि ये क्या करती है, कटने फटने से बचाती है, ताकि बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी पदार्थ जो है वो अंदर इजीली एंटर ना कर सके, यानी सुरक्षा प्रदान करने का मेन कार्य होता है इनका। उसके बाद ये घनाकार एपिथीलियम है, क्यूबोइडल एपिथीलियम, घनाकार, जिसकी कोशिकाओं की शेप घन के जैसी होती है। जो आपने मैथ में घनाकृति पढ़ी है वैसी इनकी शेप होती है, इसलिए इसको हम घनाकार एपिथीलियम कहते हैं। उसके बाद ये आपका कॉलमनार एपिथीलियम, स्तंभाकार एपिथीलियम जो हमने पढ़ा था, जिसकी कोशिकाएं कैसी बताई थी, स्तंभ की तरह लंबी होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्तंभाकार एपिथीलियम। इसके साथ साथ स्तंभाकार एपिथीलियम जो श्वास नली में पाया जाता है, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये हैं वो बाल जैसी संरचनाएं जिनको सीलिया या पक्षमाभ कहते हैं। इनकी प्रेजेंस की वजह से ही ये क्या करते हैं, हमारी जो श्वास नली है उसको साफ रखने में मदद करते हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हमें ना हो और हमें सांस लेने में कोई कठिनाई ना हो। तो ये सीलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी ग्रंथिल ग्लैंडुलर एपिथीलियम की। ये एक प्रकार से स्तंभाकार एपिथीलियम ही है, जिसके अंदर जैसे ये किसी भी प्रकार के एपिथीलियम में हो सकता है। ग्लैंडुलर एपिथीलियम घनाकार भी हो सकता है, स्तंभाकार भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, कोशिकाएं जो है वो ग्रंथियों की तरह काम करती है। जैसे यहाँ एक गोबलेट सेल दिखाई हुई, ये ग्रंथि है जो पदार्थों का स्रावण करती है। जहाँ एपिथीलियम में ज़्यादातर कोशिकाएं स्रावण का काम करती है, पदार्थों के सिक्रीशन का काम करती है, ग्रंथियों की भांति कार्य करती है, वहाँ उस एपिथीलियम को हम क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर एपिथीलियम, ग्रंथिल एपिथीलियम। तो ये था आपका एपिथीलियमी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होते हैं, ऐसी कोशिकाएं जो आपस में कम जुड़ी हुई होती है और अंतरकोशिकीय धात्री यानी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में धसी हुई होती है। यानी मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में धसी हुई कोशिकाएं होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती। वो मैट्रिक्स जेल लाइक एक हार्ड सा सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर कोशिकाएं जो हैं वो घुली हुई होती है, धसी हुई होती है। कहीं कहीं ये मैट्रिक्स जो है ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो कोशिकाएं जो हैं वो धसी हुई प्रतीत होती है। कहीं कहीं तरल रूपी, जैसे रक्त के अंदर तरल रूपी होता है, तो कोशिकाएं उसके अंदर फ्री मूवमेंट कर सकती हैं। तो किसी न किसी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में जब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती, तो उसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, संयोजी जैसा संयोजन, जोड़ना, इसका मुख्य कार्य होता है शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने मतलब एक हिस्से और दूसरे हिस्से के बीच में अगर किसी प्रकार का पदार्थों का आदान प्रदान करना है तो वो संयोजी ऊतक के माध्यम से किया जा सकता है, या वो डायरेक्टली भी जोड़ते हैं। जैसे हड्डियाँ हमारे शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से डायरेक्टली जोड़ती हैं, मांसपेशियाँ जो हैं वो डायरेक्टली जोड़ती हैं। तो इस प्रकार के ऊतक को जो एक तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में धसी हुई सेल्स से बनी हुई, जिसमें सेल्स आपस में जुड़ी हुई ना हो, और दूसरा जो शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने का कार्य करे, तो ये होते हैं हमारे संयोजी ऊतक। इसका उदाहरण क्या है, जैसे रक्त है, अस्थि, उपास्थि, अस्थि यानी हड्डियाँ, उपास्थि यानी कार्टिलेज, स्नायु व कंडरा, ये क्या होते हैं अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त यानी कि रुधिर यानी कि खून, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। एक लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक जो हमारे शरीर में पाया जाता है, ये पदार्थों के संवहन के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। रक्त का मुख्य कार्य क्या है, पदार्थों का संवहन, जैसे ऑक्सीजन का संवहन करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन, ऑक्सीजन को फेफड़ों से हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक लेकर के जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की सभी कोशिकाओं से एकत्रित करके फेफड़ों तक लेकर के आना, ताकि उसे शरीर से बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा भोजन के पाचन के बाद पाचन तंत्र में जो पोषक तत्वों का निर्माण होता है, जो सरल पोषक तत्व होते हैं पाचन के बाद हमें मिलते हैं, उन पोषक तत्वों को रक्त अवशोषित करके शरीर की बाकी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। शरीर की बाकी कोशिकाओं से उत्सर्जी पदार्थ, व्यर्थ पदार्थ
उन सबको कलेक्ट करके हमारे उत्सर्जन तंत्र तक यानी किडनीज तक लेकर के आता है, ताकि उन व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो ये सारे कार्य कौन करता है? रक्त करता है, यानी कि रक्त पदार्थों के संवहन के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। यह एक लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त प्लाज्मा ये दो हिस्सों से बना होता है, रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं, इनसे मिलकर के बना होता है हमारा रक्त। रक्त प्लाज्मा क्या है? रक्त प्लाज्मा इसका द्रव पार्ट है, जो मुख्यतः क्या है? जल में घुली हुई रक्त कोशिकाएं और उसके अलावा प्रोटीन, लवण, हार्मोन आदि सब जो जल में घुले हुए, यानी कि रक्त प्लाज्मा को जब हम अलग से पढ़ें तो रक्त कोशिकाओं को उसमें से निकाल दो, तो रक्त प्लाज्मा क्या है? तरल भाग में घुली हुई प्रोटीन, लवण, हार्मोन और आयंस वगैरह, ये किसका निर्माण करते हैं? रक्त प्लाज्मा का। और रक्त कोशिकाएं कौन कौन सी है? हमारे शरीर में 3 प्रकार की मुख्य रक्त कोशिकाएं ये है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, ये हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से लाल रंग की होती है। हीमोग्लोबिन जो लाल रंग का वर्णक है, जो आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे खून का रंग लाल होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसीज, ये कौन सी कोशिकाएं? वो कोशिकाएं जो हमारे शरीर में एंटर करने वाले रोगाणुओं से लड़ती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर के सैनिक की तरह कार्य करती है। इनका मुख्य कार्य शरीर में एंटर होने वाले रोगाणुओं से लड़ना, उनको खत्म करना है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स इर्रेगुलर शेप्ड और बिना न्यूक्लियस, बिना केंद्रक वाली कोशिकाएं होती हैं, इर्रेगुलर शेप्ड होती हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? ये खून का थक्का जमने में सहायता करती है। जैसे आपको चोट लग जाती है, कहीं कट लग जाता है, तो वहाँ से खून बहने लगता है, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि खून जो जम जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। तो उसमें सहायक होती हैं प्लेटलेट्स, हमारे रक्त में पाए जाने वाली ये कोशिकाएं खून का थक्का जमने में सहायता करती है। इसके बाद दूसरा हमारा जो संयोजी उत्तक है, ये अस्थि। अस्थि यानी कि हड्डियां, बोन्स, जो हमारे शरीर में पाई जाती है। कंकाल तंत्र जो है, आप अपने शरीर में, आप सबको पता है, आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा भी है इसके बारे में, ये अस्थियों से बना होता है कंकाल तंत्र। ये अस्थि एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का मैट्रिक्स होता है इनमें, आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, आपको कहा भी जाता है कि कैल्शियम लो, दूध लो, दूध लो, दही लो, जिसमें कैल्शियम होता है, ये तुम्हारी हड्डियों के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिल करके हड्डियों का मैट्रिक्स बनता है, धात्री बनता है, जिसमें कि हड्डियों की कोशिकाएं जो हैं वो धसी हुई होती है। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका मैट्रिक्स होगा, हड्डियों की कोशिकाएं भी अच्छे से धसी हुई होगी, उसमें स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स होगा, तो बोन्स भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। इसीलिए कैल्शियम युक्त आहार को लेने की सलाह दी जाती है। तो यह अस्थियाँ किससे बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से बने कठोर अधात्री मैट्रिक्स में धसी अस्थि कोशिकाओं, हड्डियों में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसको क्या कहेंगे हम? अस्थि कोशिकाओं का बना हुआ होता है और एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। इसका मुख्य कार्य क्या है अस्थि का? यह पंजर का निर्माण यानी कि स्केलेटन सिस्टम का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। आपको पता है हमारे शरीर की जो शेप है वो हमारे कंकाल तंत्र की वजह से, और कंकाल तंत्र का निर्माण कौन करता है? अस्थियाँ करती हैं। यह मांसपेशियों को सहारा देती है। जो मांसपेशियां हैं जो हमारे शरीर में गति कराती है, जैसे हमारे हाथ में पाई जाने वाली मांसपेशियां उत्तरदायी होती है हमारे हाथ की गति के लिए, हाथ का आगे पीछे होना, मुड़ना, इन सब गतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हाथ की मांसपेशियां। तो इनमें मांसपेशियों को, सारी मांसपेशी किससे जुड़ी हुई है? हड्डियों से, यानी कि ये हड्डियां जो हैं ये मांसपेशियों को सहारा देती है, ताकि शरीर के सभी अंगों को सहारा देती है, ताकि शरीर में गति जो है, शरीर के अंगों की गति जो है वो प्रॉपर रूप से हो सके। यह उत्तक मजबूत तथा कठोर होता है। अस्थि जो है कठोर और मजबूत उत्तक है, जो हमारे शरीर को भी मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद हम आते हैं उपास्थि पर। देखो उपास्थि क्या है? कार्टिलेज जिसको हम बोलते हैं, उपास्थि कार्टिलेज बोलते हैं। आप अपने कान और नाक को अगर आप पकड़ करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कान एक हार्ड स्ट्रक्चर है। आपने देखा कि आपको पता है कि आपका कान एक हार्ड स्ट्रक्चर है और एक पर्टिकुलर शेप में है। ये तो नहीं कि उसकी शेप बिगड़ जाती है छेड़ने से, इधर उधर खींचने से, नहीं। ऐसे ही आपका नाक, आप देखेंगे कि आपके नाक के आगे के जो हिस्सा है वो भी पर्टिकुलर शेप में हार्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन हड्डियों जितना हार्ड नहीं है। ये किससे बने होते हैं? उपास्थि से। उपास्थि एक हार्ड स्ट्रक्चर है लेकिन हड्डियों जितना नहीं। क्यों? क्योंकि उपास्थि के जो मैट्रिक्स है इसमें कोशिकाएं एक दूसरे से दूर होती है, जबकि अस्थि में ऐसा नहीं होता। अस्थि में क्या होता है? जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से सटी हुई होती है और मैट्रिक्स के अंदर धसी हुई होती है, जबकि उपास्थि में कोशिकाओं के बीच में कुछ दूरी पाई जाती है। क्या होता है? उपास्थि एक संयोजी उत्तक है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की, ग्लाइकोप्रोटीन के मैट्रिक्स से बनी हुई होती है। जैसे कि अस्थि में हमने पढ़ा था कि कैल्शियम और फॉस्फोरस के कठोर मैट्रिक्स से बनी होती है, वैसे उपास्थि जो है एक फ्लैक्सिबल ग्लाइकोप्रोटीन
की बनी हुई होती है। फ्लैक्सिबल मतलब लचीली, क्योंकि आप देखेंगे आप अपने कान को मोड़ सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, नाक को मोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी शेप नहीं बदल सकते क्योंकि ये लचीला होता है लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए ये पर्टिकुलर शेप को मेंटेन रखता है। तो ये क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज का उदाहरण क्या है, कान, नाक। उसके अलावा कान नाक की तो वो हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप हाथी के कान देखिए कितने बड़े बड़े, वो कार्टिलेज के बने हुए हैं। श्वास नली में भी जो है उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि वाले होते हैं श्वास नली में, जो श्वास नली को कोलैप्स होने से बचाते हैं ताकि श्वास नली की शेप बनी रहे, हम सांस लें और छोड़ते समय ऐसा ना हो जब हम सांस छोड़ें तो श्वास नली पिचक जाए और पिचकने के बाद फिर हम दोबारा सांस लेने में हमें कठिनाई होगी। तो जो कार्टिलेज के उपास्थि की बनी हुई वलय होती है उसके अंदर, वो उसकी शेप को बनाए रखते हैं कि हम सांस अंदर लें और छोड़ें तो श्वास नली की शेप ना बिगड़े, श्वास नली कोलैप्स ना हो। यहाँ देखेंगे हम इसके चित्र देखेंगे अस्थि और कार्टिलेज के। ये देखो ये कार्टिलेज, ये उपास्थि है। उपास्थि में देखेंगे आप ग्लाइकोप्रोटीन की मैट्रिक्स के अंदर ये कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं, इनके बीच में स्पेस है। जबकि जो हमारी अस्थि है, आप यहाँ आप देखेंगे इसके अंदर अस्थि के अंदर ये अस्थि है, ये अस्थि कैल्शियम फॉस्फोरस का बना हुआ मैट्रिक्स है और ये अस्थि कोशिकाएं हैं जो एक दूसरे से सटी हुई हैं। देखो एक दूसरे से सटी हुई हैं, इनके बीच में इतना स्पेस नहीं है, प्रॉपर स्पेस नहीं है। ये एक अस्थि कोशिका है, ये दूसरी अस्थि कोशिका है, तो इनके बीच में स्पेस नहीं है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉन्ट्रोक्साइट्स बोलते हैं इनको, यानी कि उपास्थि की कोशिकाएं, इनके बीच में स्पेस है। जबकि यहाँ इनके बीच में अस्थि कोशिकाओं के बीच में स्पेस नहीं है। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये हड्डी है, ठीक है। ये हड्डी के एक हिस्से से सेक्शन कट करके हमने ये चित्र लिया जिसमें हमने देखा कि ये अस्थि कोशिकाएं हैं जो एक दूसरे के साथ सटी हुई, जिनके बीच में बहुत कम स्पेस है। ये यहाँ पर भी इसी को ही मैग्नीफाइड रूप में यहाँ इस चित्र में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये उपास्थि और ये अस्थि। इसके बाद आता है स्नायु और कंडरा। ये हमारे अगले संयोजी ऊतक हैं। स्नायु क्या होता है? दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को हम क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। यानी स्नायु जो है किसको? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। किसको? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। इसे अस्थि बंधान तंतु भी कहते हैं, क्योंकि ये अस्थियों को आपस में बांधता है, इसलिए अस्थि बंधान तंतु भी कहा जाता है। यह ऊतक लचीला और मजबूत होता है और इसमें मैट्रिक्स कम अमाउंट में पाया जाता है। कंडरा क्या होता है? कंडरा भी एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक, यानी जोड़ने का काम, लेकिन ये किसको जोड़ता है? हड्डियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। स्नायु हड्डियों से जोड़ता है, कंडरा हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा भी मजबूत होता है लेकिन इसमें लचीलापन थोड़ा कम होता है, ठीक है। मैं इसको आपको इसका चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है, ये कंडरा जो क्या करता है? अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ता है। ये स्नायु जो अस्थि और अस्थि को, हड्डी और हड्डी को आपस में जोड़ने वाला स्नायु, जिसे लिगामेंट कहते हैं। ये देखिए, ये लिगामेंट लिखा हुआ ना, यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो छोटा सा ब्लू कलर का आपको दिखाया जा रहा है, ये लिगामेंट है। क्या काम कर रहा है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने का। और मांसपेशियों, ये टेंडन है। देखो ये मांसपेशी है और मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ये हिस्सा टेंडन है, ठीक है। मैं फिर से दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये स्नायु है, लिगामेंट जिसको हम कह रहे हैं, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और ये कंडरा है, टेंडन जिसको हम कहते हैं, जो इस मांसपेशी को इस हड्डी से जोड़ रहा है, ठीक है। ये आपका स्नायु, ये कंडरा, ये कंडरा और ये स्नायु, लिगामेंट और टेंडन, जो स्नायु जो हड्डी को हड्डी से जोड़ रहा है और कंडरा जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास संयोजी ऊतक में आता है एरियोलर संयोजी ऊतक। एरियोलर संयोजी ऊतक, यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? त्वचा और मांसपेशी के बीच में पाया जाता है, रक्त नलिका के चारों ओर पाया जाता है और अस्थि मज्जा बोन मैरो में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। एरियोलर संयोजी ऊतक एक तरह से स्पॉन्जी सा होता है, जो खाली स्पेस अंगों के बीच में रह जाता है उसको भरता है।
आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। मैट्रिक्स, एक तरीके से मैट्रिक्स सा बना देता है जिसमें हमारे अंग धसे हुए हैं। जैसे कि कोशिकाओं के अंदर मैट्रिक्स हैं, जैसे हमने अभी बात की कि अस्थि और उपास्थि में मैट्रिक्स होता है जिसमें कोशिकाएं धसी होती है। तो हमारे जो शरीर में अंग पाए जाते हैं उनके बीच जो खाली स्पेस है उनमें एरियोलर संयोजी ऊतक पाया जाता है, जो एक स्पॉन्जी सा मैट्रिक्स बनाता है जिसमें हमारे अंग धसे हुए हैं, ताकि अंग सेफ रहें, उनको झटका वगैरह ना लगे। ऊतकों की मरम्मत में भी सहायता करता है। इसके साथ साथ यह ऊतकों की मरम्मत, कोई टूट फूट हो जाती है तो उसको ठीक करने के, उसकी मरम्मत करने में भी एरियोलर संयोजी ऊतक जो है वो सहायता करता है। वसा में ऊतक, एडिपोज टिश्यू, ये हमारी स्किन के नीचे पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं, फैटी सेल्स जिनको हम बोलते हैं, उनका मुख्य कार्य वसा को स्टोर करके रखना है। वसा का संग्रह करने वाले वसा में ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है, जिसकी कोशिकाएं क्या करती है, वसा की गोलिकाओं से भरी होती है, यानी इनका मुख्य कार्य वसा को स्टोर करके रखना है। जैसे आप देखते हैं ना, जब हम ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं तो हमारे स्किन के नीचे का भाग हमको थुलथुला सा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो कोशिकाएं, वहाँ क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है। हमारे शरीर में जितनी भी हम एक्स्ट्रा वसा कंज्यूम करते हैं वो जाकर स्किन के नीचे जो वसा में होता है कि उसकी कोशिकाओं में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। इसलिए हमें हमारी जो है धीरे धीरे मोटापा जो बढ़ जाता है ना, वो वसा में ऊतक के बढ़ने के, एडिपोज टिश्यू में ग्रोथ के कारण होता है। और वो किस लिए होती है वो ग्रोथ? जब हम ज़्यादा वसा कंज्यूम करते हैं तो जाकर के स्किन के नीचे उन वसा में ऊतक की कोशिकाओं में जाकर स्टोर हो जाता है। वसा संग्रहित होने के कारण ये ऊष्मीय कुचालक का भी कार्य करता है, क्योंकि ये वसा जब हमारे स्किन के नीचे स्टोर हो जाती है तो ये ऊष्मा के कुचालक की तरह कार्य करते हैं, हमारे शरीर की ऊष्मा को शरीर से बाहर नहीं निकलने देती। तो ये था हमारा संयोजी ऊतक। आज हमने पढ़े 2 एपिथेलियमी ऊतक और संयोजी ऊतक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे जो 2 ऊतक रह गए, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो आप इन दोनों ऊतकों को अपनी किताब में से अच्छे से पढ़ेंगे और इनके नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।